नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। 7 बजे की बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि भिलाई से आ रही है, जहां ताजिया जुलूस में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली और हादसों को निमंत्रण यहां दिया गया। एक तरह से फ्लाईओवर निर्माण कार्य में लगी क्रेन ने आम लोगों को क्रेन राइड कराया। जान जोखिम में डालकर ये क्रेन राइड करवाई गई। भिलाई पावर हाउस के निर्माणाधीन फ्लाईओवर निर्माण में लगी क्रेन का गलत इस्तेमाल यहां पर किया गया। दरअसल भिलाई पावर हाउस से बड़ी संख्या में ताजिया निकाला गया और यहां क्रेन राइड करवाई गई लोगों को, जो कि घोर लापरवाही का मामला। इस क्रेन पर चढ़ने के लिए ट्रेन्ड कर्मचारियों को बुलाया जाता है, जबकि आम लोगों को इस पर चढ़ाया गया और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। ये पूरा मामला भिलाई से सामने आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये ताजिया जुलूस के दौरान लापरवाही देखने को मिली। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, प्रशासन क्या जवाब दे रहा है? ये क्रेन राइड आखिर किस उपलक्ष्य में? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि भिलाई में सबसे बड़ी संख्या में जो है ताजिया निकाले जाते हैं और कोरोना काल के बाद में ये पहला अवसर रहता है कि जब बड़ी संख्या में जो लोग निश्चिंत होकर इस बार ताजिया निकाले गए। तो संपूर्ण शहर से जितने भी ताजिए होते हैं वो भिलाई के पावर हाउस क्षेत्र जो कहलाता है वहां पर एकत्रित होते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भिलाई पावर हाउस चौक में कल बड़ी संख्या में ताजिए वहां पर पहुंचे हुए थे और हजारों की संख्या में वहां पर भीड़ लगी हुई थी। उसी जगह में ठीक प्रदेश का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला वर्क बना हुआ है, जो अभी हाल ही में चालू हुआ है, जिसका निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है। वहीं पर एक बड़ी क्रेन वहां पर मौजूद थी। वहां पर निर्माण करने वाली की कर्मचारियों ने उस क्रेन का उपयोग जो है वो निर्माण करने के अलावा वहां पर जो दर्शक थे उनको उसके राइड कराने के लिए उपयोग में किया। तो इतनी बड़ी लापरवाही थी। सबसे ऊंचा जो ब्रिज है और वो काफी ऊंची जो क्रेन है, उससे बगैर किसी सुरक्षा के, बगैर लापरवाही बरतते हुए वहां पर लोगों को राइड करवाया गया और प्रशासन के अधिकारी वहां पर खड़े रहे और काफी उनकी नाक के नीचे ये सब चीज होता रहा। कई लोगों की जान जोखिम में डालकर ये राइड करवाते रहे, लेकिन वे कुछ नहीं कहे। तो एक बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है कंपनी की, कि जो जिस चीज के लिए ट्रेन बनी है उस ट्रेन का उपयोग उसको ना करके दूसरी में किया गया। तो इस तरह से कई लोगों की जान जोखिम में डाल के इसमें मिथिलेश कोई शिकायत नहीं दी गई, कोई एक्शन, कोई कार्रवाई? क्रेन कौन चला रहा था उस वक्त और किस विभाग के अंतर्गत ये आता है? यही सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिस और वहां पर प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, इतनी बड़ी संख्या में जब ताजिया निकल रहे थे, हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे, उसके बावजूद भी वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि वो जो क्रेन है, भारी भरकम क्रेन होती है जिसका उपयोग ब्रिज के निर्माण में किया जाता है, वो किसी के राइड कराने के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती। अब वो आश्चर्य की बात ये है कि जब उसका राइड लोगों को करवाया जा रहा है, काफी ऊंचे तक उसको ले जाया जा रहा है, जिसमें बच्चे भी सवार हैं, ऐसे में देखते हुए भी अनदेखी करना निश्चित रूप से कोई शिकायत हुई इसके संबंध में? देखिए, अभी कोई शिकायत तो नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे न्यूज 18 की टीम वहां पर मौजूद थी उसने ये देखा है और अपने कैमरे में कैद किया, ताकि ये बताया जा सके प्रशासन को कि किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। ठीक है मिथिलेश, आप कोशिश कीजिएगा इस पूरे मामले में प्रशासन से जवाब मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, बड़ी खबर उज्जैन से, जहां शनिवार को एक मुस्लिम शख्स की धमकी पर हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए और भारी बवाल हो गया। दरअसल खाराकुआं थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवती के साथ हुई मारपीट और शनिवार को मुस्लिम समुदाय ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर युवती के साथ मारपीट करने वाले अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने और आरोपियों के मकान तोड़े जाने की मांग रखी। इस दौरान एक शख्स ने धमकी दी कि परसों सवारी है और सवारी निकाल कर दिखा दो। इस बात को लेकर हिंदू संगठन भड़क गए और भारी बवाल हो गया। वहीं माधवनगर थाना पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले शख्स के खिलाफ बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे? तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो, सवारी निकाल के दिखा दो। तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने
पुलिस कंट्रोल रूम पर कुछ प्रदर्शन किया था। उसमें कुछ लड़के ये कहते हुए नजर आए कि महाकाल की सवारी निकाल कर दिखाओ तो हम बताएंगे। तो ये एक गलत रवैया है। सनातन धर्मों पर बार बार छिटाकशी कर रहे हैं लोग। महाकाल बाबा की सवारी कैसे रोक सकते हैं? इसे रोकने की धमकी दे रहे हैं, कत्लेआम करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे अपराधियों के प्रति प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए। अगर ऐसा किसी ने बोला उसको आइडेंटिफाई किया जाए, हम सब उसके साथ नहीं। अगर नहीं, देखिए मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं अंदर थी एसपी साहब के पास। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात किसी को भी करनी चाहिए। अगर किसी ने भी किया है और कोई प्रूफ है तो उस पर कार्रवाई की जाए स्वतंत्र के। कंट्रोल रूम में ज्ञापन के दौरान एक युवक द्वारा सवारी नहीं निकलने देने की बात कही थी। इस पे जो है मनोज तिवारी उनके द्वारा आवेदन दिया, महेश तिवारी उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और जो वीडियो वायरल है उसके अवलोकन के आधार पर धारा 505(2) IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जल्दी की आरोपी की पहचान करके गिरफ्तारी की गई। और बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री आज इंदौर आएंगे। वे भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव जाकर दर्शन करेंगे और इसके बाद मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पूरे इंदौर संभाग के बीजेपी के बूथ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहेंगे। अमित शाह का लगातार ताबड़तोड़ दौरा मध्य प्रदेश की धरती पर और आगामी चुनावों को देखते हुए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और साफ जाहिर है बूथ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को यहां चुनावी मंत्र देने के लिए आ रहे हैं अमित शाह। और ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस लाने का प्रण लेकर ताबड़तोड़ दौरे कर रहे अमित शाह का एक और दौरा। पहले जाएंगे जानापाव, जहां पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर माथा टेकेंगे और उसके बाद यहां 100 चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ वे मीटिंग करेंगे बूथ पदाधिकारियों के साथ। यहां पर आगामी चुनावों की चुनौती के बारे में चर्चा होगी और इसके अलावा अमित शाह का बूथ पदाधिकारियों के साथ जो मंथन है उसमें क्या कुछ वो सूत्र देते हैं, क्या जीत का मंत्र देते हैं, इस पर रहेगी लगातार हमारी नजर। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? अमित शाह आ रहे हैं एक बार फिर? भोपाल के बाद अमित शाह इंदौर आ रहे हैं और एक बड़ी बात है कि इंदौर में वो बूथ कार्यकर्ताओं से यहाँ संबोधित करेंगे। बूथ कार्यकर्ताओं से वो रूबरू होंगे। सबसे पहले वो इंदौर पहुंचेंगे। यहाँ की मां कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड पर जो बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद वो जानापाव जाएंगे जो भगवान परशुराम की जन्मस्थली है और खासतौर से ब्राह्मण जो समाज है उनको लुभाने की ये कोशिश इस यात्रा के जरिए उनको साधने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि शहडोल की घटना हुई उसके बाद से ब्राह्मणों में काफ़ी नाराजगी है बीजेपी को लेकर। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए और ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जाएगी। वजह है कि जो जानापाव है भगवान परशुराम की जयंती वहाँ पर वो जाएंगे। उसके बाद शाम को वो होटल मैरियट में 100 चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उसमें मंत्री, विधायक, सांसद समेत ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको जो कहीं ना कहीं वोट पर नज़र रखते हैं या जो वोट को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी ये बैठक होने वाली है। और जिसमें जीत का मंत्र जो है, चुनावी जीत का मंत्र वो अमित शाह देंगे। इसके बाद वो 8:15 बजे के करीब यहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है। मालवा निमाड़ की 66 सीटें हैं जिसको लेकर ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने मालवा जीत लिया तो आपके सत्ता का रास्ता आसान हो जाता है। और पिछली बार बीजेपी ने यहाँ पर 66 जो सीटें हैं उसमें से 28 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। यही वजह थी कि वो 2018 में सत्ता से दूर हो गई थी। लेकिन जब 2013 में उसके बाद 56 सीटें थी 66 में से। लेकिन इस बार वो चाह रही कि 2013 का जो परफॉर्मेंस है वो 2023 में दोहराया जाए। और इसी की रणनीति बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। इंदौर संभाग के सभी बूथ के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 1 लाख लोग करीब उनकी इस जो बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें वो शामिल होंगे। और ये 2:20 में अमित शाह इंदौर पहुंचेंगे। जी अरुण, नजर बनाए रखें, आगे डिटेल लेने के लिए आपके पास फिर आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।
तो चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह और इंदौर आने की उनकी तैयारी है। बढ़ते आगे भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया। चुनाव प्रबंधन समिति में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा इसमें शामिल है। राकेश सिंह, लाल सिंह आर्य, अजय बिश्नोई शामिल किए गए हैं। तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह समेत 21 लोग इसमें शामिल किए गए हैं। और इसमें आमंत्रित सदस्यों में 5 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव आमंत्रित सदस्य बनाए गए। अश्विनी वैष्णव, मुरलीधर राव, हितानंद आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। और भोपाल से इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने चुनाव को लेकर घोषणा पत्र समिति का भी ऐलान कर दिया है। घोषणा पत्र समिति में जयंत मलैया को प्रमुख बनाया गया है, प्रभात झा सह प्रमुख बनाए गए हैं। 17 लोगों को सदस्य बनाया गया। बीजेपी के चुनाव को लेकर तैयार होने वाले संकल्प पत्र का प्रारूप तैयार करेगी यह समिति। और इसके अलावा घोषणा पत्र समिति में रिटायर्ड आईएएस कविंद्र कियावत और एसएन सिंह चौहान भी शामिल किए गए हैं। सीहोर के कलेक्टर और भोपाल के संभाग आयुक्त ये रह चुके हैं। घोषणा पत्र समिति में जयंत मलैया को इसका प्रमुख बनाया गया है। इसके अलावा प्रभात झा सह प्रमुख बनाए गए हैं। 17 लोगों को इस टीम में शामिल किया गया है। और बीजेपी की कल देर रात तक सूची में कई बड़े नेताओं के नाम नदारद। बीजेपी की प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति से मध्य प्रदेश के कई प्रमुख चेहरे बाहर हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को कोई जगह इसमें नहीं दी गई। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक इसमें शामिल नहीं हैं। संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया, पूर्व अध्यक्ष विक्रम वर्मा, सुमित्रा महाजन, मेघराज जैन, गौरी शंकर शेजवार और कुसुम मेहदेले जैसे सीनियर लीडर्स को इसमें जगह नहीं दी गई है। घोषणा पत्र समिति के प्रभारी पूर्व मंत्री जयंत मलैया टीम में काम करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को भी जगह दी गई है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिन नामों का जिक्र हो रहा है जो कि इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, पूर्व में कई चुनावों में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, बड़े पदों पर रह चुके हैं, लोगों ने बड़े मैंडेट इन लोगों को दिए थे एक समय में। जी देखिए कि सबसे चौंकाने वाला है, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक किसी भी समिति में नहीं है। अभी तक यहाँ पर भाजपा की जितनी भी प्रमुख बैठकें हो रही, उन सारी बैठकों में भी वीरेंद्र खटीक कभी नजर नहीं आए। तो सबसे, क्योंकि ये बुंदेलखंड से आते हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र अभी भाजपा के लिए बड़ा कमजोर माना जा रहा है कुछ समय से। इसके अलावा देखेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, उनको भी जगह नहीं मिली। तो ये दोनों बुंदेलखंड के बड़े चेहरे हैं, तो इन दोनों ही नेताओं को जगह नहीं दी गई। इसके अलावा मालवा निमाड़ से विक्रम वर्मा है, सीनियर लीडर है। इसके अलावा रायसेन क्षेत्र से आते जो पूर्व मंत्री रहे गौरी शंकर शेजवार, ऐसे प्रमुख लीडर जो कि लगातार भाजपा के लिए काफी समय से काम करते रहे हैं, इन सभी को समिति में जगह नहीं मिली है। अब ये बताया जा रहा है कि 10-12 समितियां और आएगी, तो संभावना है कि उन समितियों में इन नेताओं को एडजस्ट किया जाए। लेकिन अभी जो पहली 2 बड़ी समितियां हैं, चुनाव प्रबंधन समिति सबसे अहम होती है, उस चुनाव प्रबंधन समिति से इन बड़े नेताओं का गायब या नदारद रहना चौंकाने वाला है। इसी तरह जो घोषणा पत्र समिति है, जो कि मैनिफेस्टो बनता है और उसमें तो ये तय होता है कि प्रदेश में कौन से वादों के साथ जनता के बीच जाना है, और तो उस बड़ी समिति में भी प्रमुख सभी नेता नहीं है। तो अभी ये दोनों ही समितियों की घोषणा हुई है और ये सूची भी करीब 8 से 10 दिन की लंबी देरी के बाद आई है। अब ये माना जा रहा है कि 10 से 12 समितियां और आएगी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं भाजपा में ये माना जा रहा है कि ये बड़े नेता सभी असंतुष्ट हैं और ये लोग कहीं ना कहीं अपनी बात रख सकते हैं, इनकी नाराजगी सामने आ सकती है। बिल्कुल, और अमित शाह भी आ रहे हैं और ऐसे में इसके अलावा जो समितियों की घोषणा की गई है
और लगातार समितियों का गठन जारी है। कुसुम महदेले को भी जगह नहीं दी गई है। ऐसे बड़े चेहरों को अभी तक साइड लाइन करना या इन्हें दरकिनार किया जा रहा है, ऐसा कहना उचित होगा? अभी इस समय जल्दबाजी तो नहीं होगी इसमें? हाँ, देखिए बिल्कुल अभी तो फिलहाल जल्दबाजी तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये दोनों प्रमुख समितियां हैं। अब अगर दूसरी समितियां भी आती है तो वो समितियां सोशल मीडिया की समिति हो, प्रचार प्रसार की समिति हो, वित्त की समिति हो, प्रबंधन की, लेकिन उन समितियों में अगर इन नेताओं को लिया भी जाता है तो कोई बहुत मतलब वो नहीं माना जाएगा कि बड़ी बात है। लेकिन इन दो समितियों से जो कि सब कुछ रीति नीति तय करेगी, उस समिति से बाहर होना एक बड़ा चौंकाने वाला है। बिल्कुल शैलेंद्र, भोपाल में एक और घटना जहां बीजेपी के चुनाव का मैनिफेस्टो बनाने वाली कमेटी में 2 आईएएस अधिकारियों को शामिल किया गया। 2 रिटायर्ड आईएएस मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल किए गए, जो कि संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी से कहती है। और समिति में भोपाल के संभायुक्त रह चुके कविंद्र कियावत और पन्ना के कलेक्टर रह चुके एसएनएस चौहान को शामिल किया गया है। ये भी एक बड़ी घटना है। ये एक तरफ बड़े नेताओं को कहीं अभी तक देखा नहीं जा रहा, कुछ ऐसे चेहरे जो बड़ा मैंडेट ले चुके हैं, बड़ी भूमिका निभा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के बीते चुनावों में, और 2 आईएएस अधिकारियों का शामिल होना, ये क्या इशारा है? हाँ देखिए, ये बड़ा ही चौंकाने वाला है कि इस बार भाजपा ने अपनी चुनाव घोषणा पत्र की समिति में 2 आईएएस को शामिल किया, जो कि करीब इन दोनों ही आईएएस का 25 से 30 साल का प्रशासनिक अनुभव रहा है। तो इन लोगों को इन अफसरों को उस समिति में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ हमेशा आरोप भी लगते रहते हैं। कांग्रेस यही कहती रहती है कि सरकारी अफसरों का भी भाजपाईकरण कर दिया है भाजपा सरकार ने। अब वो रिटायर हो गए। बहरहाल इस पूरे मामले पर रिटायर होने के बाद उनके अनुभव का इस्तेमाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज पाटन के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। पाटन के दरबार मोखली में कार्यक्रम है और कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। रेस्ट हाउस का लोकार्पण करेंगे। खूबचंद बघेल जयंती समारोह में शामिल होंगे और आज सुबह 11:30 बजे पाटन के लिए रवाना होंगे। और मोर बिजली ऐप का नया वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया है। भूपेश बघेल ने ये नया वर्जन लॉन्च किया। दरअसल नए वर्जन के चलते घर बैठे 36 तरह की सेवाओं का आप लाभ ले सकेंगे। बिजली बिल हाफ योजना की जानकारी इस पर मिलेगी। साथ ही बिजली बिल में छूट कितनी मिल रही है, आप इसका विवरण भी इस पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जानकारी देने वाला पहला ये सरकारी ऐप होगा, जो कि मोर बिजली ऐप है और मोर बिजली ऐप 2.0 इसका नाम है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। इसरो ने